हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है। 12th क्लास में चैप्टर नंबर 8 को आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं और आपके सामने है चैप्टर नंबर 8। क्लियर है। और चैप्टर नंबर 8 को अगर आप देखोगे तो परिवहन एवं संचार को हम लोग पढ़ेंगे। देख लिया। तो चैप्टर है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि परिवहन और संचार को हम लोग आपका देखेंगे और इस पर हम लोग आपका बात करेंगे कि क्या है, किस प्रकार का है। तो आपको ट्रांसपोर्ट तो समझ आता होगा कि भाई ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, कैसे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किन किन चीजों का वो सहारा लेते हैं, कौन से स्थान उनके गंतव्य स्थान है। प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलाप और बाजार का किसी एक स्थान पर पाए जाना दुर्लभ होता है। कह रहे कि प्राकृतिक संसाधन भी वहीं मिल जाए, आर्थिक क्रियाकलाप भी वहीं हो और जो बाजार है वो भी एक स्थान पर मिल जाए। कह रहे ऐसा होना एक दुर्लभ है, एक अपने आप में बड़ा यूनिक है, मिलता नहीं है। पर ऐसा हो जाए तो फिर क्या चिंता है। परिवहन यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्ट है, संचार और व्यापार और उत्पादन केंद्र के उपभोक्ता केंद्र को जोड़ा जाता है। तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारा संचार है, जो हमारा ट्रेड है, जो हमारा प्रोडक्शन सेंटर है और जो हमारे उपभोग सेंटर है, कंज्यूमर सेंटर है, उन संपर्क को आपस में जोड़ता है। विशाल उत्पादन और विनियमन प्रक्रिया में अत्यधिक जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश उनकी वस्तुओं का उत्पन्न करता है जिसके लिए आदर्श मादशाएं होती हैं। वस्तु में व्यापार और विनिमय व्यापार संचार पर निर्भर करता है। इस प्रकार जीवन स्तर की गुणवत्ता भी परिवहन दक्षता, संचार और इन पर निर्भर करता है। और परिवहन में संचार की निर्भरता के थे, परंतु आज सुस्पष्ट और विवेकित प्राप्त करने के लिए परिवहन योजक उपलब्ध करता है और माध्यम से सारे जो व्यापार है ये सब कुछ आपके संभव हो पाते हैं। तो कैसे संभव हो पाते हैं, क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हम इनमें देख सकते हैं, ये सारी चीजों को इसमें देखा जाता है। इनमें करके आपका बात भी करते हैं। क्लियर है कि ये किस प्रकार से है। तो आपको क्लियर होगा कि संचार का जो पैटर्न है, कम्युनिकेशन जो है किस तरह से जो होती है और कैसे वो चेंज और इंटरचेंज हमको दिखाई देती है, ये भी हम लगा सकते हैं। और जीवन में किस प्रकार गुणवत्ता को दक्ष यानी कि कुशल बनाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका संचय है यानी कि जो हमारा परिवहन है, और व्यापार ये कैसे निर्भर करते हैं। देख लिया आपने। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, इसमें नोट करते हैं और ये चीजों को देखते हैं। चलिए बात करते हैं परिवहन। परिवहन व्यक्ति और वस्तुओं को एक दूसरे के एक स्थान तक पहुंचाने और सेवा और सुविधा को कहते हैं। इसमें मनुष्य और पशु तथा विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जो मनुष्य हैं, पशु हैं और विभिन्न प्रकार की गाड़ियों का जो है प्रयोग इसमें किया जाता है। गमन स्थल, जल, वायु में होता है। सड़कें, रेल मार्ग स्थलीय परिवहन का भाग हैं, जबकि नौ परिवहन जल मार्ग, वायुयान मार्ग अन्य दो तरह के प्रकार है। पाइपलाइन पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तरल अवस्था और अयस्क पदार्थों का परिवहन करती है। कह रहे इन सब चीजों का क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आती है। क्लियर है। चाहे आपका पाइपलाइन के माध्यम से पेट्रोल आए, गैस आए या तरल अवस्था है, तो इन सब चीजों को हम लोग देखते हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज का आधारभूत आवश्यकता को संतुष्टि के लिए रचा गया है। मेनली जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके लिए है, हमारे समाज की आधारभूत जो चीजें हैं उनकी संतुष्टि के लिए है, जो सेटिस्फेक्शन है उन्हीं के लिए रखा गया। इसके अंतर्गत परिवहन मार्ग लोगों और वस्तुओं को गहन हेतु गाड़ियां, मार्ग रखरखाव और लादना, उतारना, वितरण करना, ये सारे चीजों का इनमें समावेशन है। प्रत्येक प्रतिरक्षा का उद्देश्य के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन का विकास है और उसमें संचार दक्ष व्यवस्था का युक्त, आश्वस्त और तीव्रगामी परिवर्तन प्रकीर्णन
लोगों के सहयोग और एकता को ठीक प्रोत्साहन करता है। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हमें इसमें आपका दिखाई देती है। क्लियर है? चलिए तो देखिए, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन की वैल्यू क्या है हमारे लिए, ठीक, ये हमको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़े। जाल, परिवहन जाल क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन का जाल, जाल मतलब वो सिस्टम कैसे फैला हुआ है, ये अगर आप देखोगे तो अनेक स्थानों में परस्पर मार्गों में श्रेणियां छोड़े जाते हैं और ये प्रारूप का निर्माण करते हैं और इसी को हम कहते हैं परिवहन जाल, इसका कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसी को? हम इसी को आपका परिवहन जाल कहते हैं। ठीक, परिवहन की विधाएं, तो हमें क्या देखना है, जो परिवहन है उसकी विधाओं को देखना है। विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं जैसे पहले बताया जा चुका है कि स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। इनका प्रयोग अंतर प्रादेशी और अंतरा प्रादेशी परिवहन के लिए किया जाता है। पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक गाड़ी और माल दोनों ही वहन करते हैं। किसी विधा की सार्थकता परिवहन की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधियों पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचलन का निपटान भारी जलायन द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवा प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्र मार्ग है। किसी देश के भीतर स्थल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरी तक परिवहन करने के लिए रेलवे परिवहन अनुकूलन साधन है। उच्च मूल्य वाली, हल्की और नस्वान वस्तुओं का गुणवत्ता परिवहन का लिए श्रेष्ठ होता है। परिवहन हेतु जाल यातायात अच्छी विधि है और एक कुप्रबंधन तंत्र में और विधाओं और दूसरे की पूरक होती है। कैसी हैं? इन सब की एक दूसरे की जो पूरक हैं वो आपको होती हैं और आप देख सकते हो। तो परिवहन विधाओं में आप देख सकते हैं कि स्थल से, जल से, वायु से और पाइपलाइन के माध्यम से अंतर्देशीय यानी कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, एक देश से दूसरे देश में ये आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, होता रहता है। कैसा है? यह ट्रांसपोर्टेशन आपका चलता है, जिसके माध्यम से हम इन सारी चीजों को देखते हैं। क्लियर है? तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह की ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत ये चीजें रखी जाती हैं, क्या क्या विधा है, इन सब पर हम लोग आपका बात करते हैं, इन सब को हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? एक बार देखिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या आपको पेपर में लिखने आ जाए कि ट्रांसपोर्टेशन के कितने पैटर्न, कितने तरीके हैं, ये हमको देखते हैं। चलिए आगे देखें, बात कर रहे हैं परिवहन की। अधिकांश वस्तुओं और सेवा का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। दिनों में मानव स्वयं वाहक होते हैं। वे अपने कभी दुल्हन को यानी कि डोली या पालकी को 4 व्यक्ति उत्तर भारत में कहकर ले जाते थे। बाद में वर्षों में पशुओं के द्वारा बोझा ढोने के लिए किया गया। बाद में कुछ आपका पशुओं द्वारा चीजों को बनाया गया, उनके साथ ढोया गया। क्या आपने कभी खच्चर, घोड़ों, ऊंटों को ग्रामीण क्षेत्र में सामान ढोते हुए देखा है? बिल्कुल देखा होगा। घोड़े खच्चर होते हैं, उनकी गाड़ियां बनी होती हैं जिनको बैलगाड़ी कहते हैं, जो बैल खींचते हैं। उनके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। परिवहन के आविष्कार के साथ साथ गाड़ी और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया था। परिवहन क्रांति की 8वीं शताब्दी के में भाप के इंजन का आविष्कार के बाद आई। कह रहे जो भी आप देख रहे हैं, मालगाड़ी का प्रयोग हुआ और आपके परिवहन में जो भी क्रांति आई वो 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद ही आई। ठीक, संभवतः सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डर्लिंग स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले रेल परिवहन अगर विश्व में कहीं चला है तो वो कहाँ चला है? उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डिलिंगटन स्थानों के मध्य, और कब? 1825 में। ठीक,
क्लियर हो गया। और उनके बाद रेल मार्ग 19वीं शताब्दी के परिवहन में सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्र प्रकार का बन गया। रेल मार्ग ने संयुक्त राज्य अमेरिका, आंतरिक महाद्वीपों और वाणिज्यिक अन्य कृषि खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया गया। अंतर्दह इंजन आविष्कार ने सड़कों और गुणवत्ता और उन पर चलाने वाले परिवहन, सड़कों और सड़क परिवहन में आपकी क्रांति ला दी। इन सब में क्या ला दी इन्होंने? आपका क्रांति ला दी। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीन विकास के रूप में पाइपलाइन, राजमार्ग, तारों मार्ग में रखा गया। ये जो आपकी पाइपलाइन है वो भी, राजमार्ग है वो, और तार मार्ग इनको रखा गया। जैसे खनिज तेल, जल अवमूलन, नाली मल का परिवहन पाइपलाइन द्वारा किया गया। रेल मार्ग, समुद्र तौफ, बंजारे, नौकाएं, मोटर ट्रक, पाइपलाइन, बड़े महाल बाग आपके बनते चले गए। तो सड़क परिवहन में अगर आप देखोगे तो शुरुआती तौर पर आपका डोली, जिस तरह की आपकी डोली होती है, 4 लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, वहां से इसकी शुरुआत हुई। क्लियर है? और वहां से लेकर कैसे आज ये अपने तिरुत्तम रूप के रूप में बढ़ा। और आप देखेंगे सबसे पहले, चलिए इतना आपने देख लिया। अब आपने हर एक चीज को देखा कि कहां से शुरू हुआ और कैसे हम लोग इतने विकास के क्रम तक पहुंच गए। 18वीं सदी से ये सारी चीजें आपको दिखाई दी और 21वीं सदी तक कितना मॉडर्नाइज रूप हमको देखने के लिए मिला, आप इसको देख सकते हैं। सामान्यतः मानव कूली, बोझ ढोने वाले पशु, गाड़ियां, माल डिब्बे पुराने प्रारंभिक परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन, जबकि बड़े माल भाग सस्ते पड़े हैं। विशाल देश के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्ग वाहक को सत्तापूर्वक प्रदान करने में महत्वपूर्ण रहा। भारत चीनी सघनता में जालों में आज भी मानव कुलियों के द्वारा खींची गई हैं और होने वाले प्रथम परिवहन का भी संचलन इसमें दिखाई देता है। ठीक, तो परिवहन और संचलन क्या होगा? अब है बोझा ढोने वाले पशु। कुछ पशु ऐसे थे जो आपका बोझ ढोते। घोड़े का प्रयोग पश्चिमी देशों में भारी पशुओं के रूप में किया जाता है। भारी पशु है जो ट्रांसपोर्टेशन के रूप में यूज करते हैं, उनमें प्रयोग करते हैं। कुत्तों और रेंडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप और साइबेरिया का जो रीजन है, हिमाच्छादित मैदान में आपका स्लेज को खींचने के लिए, स्लेज आपने देखा होगा कुत्ते उस पर आपको दौड़ने, पीछे व्यक्ति आपका बैठा होता है, उसको खींचने के लिए किया जाता है। ठीक, और पर्वतीय प्रदेशों में खच्चर क्यों वार्ता दी जाती है? जहां पर जैसे मान लीजिए उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इस जगह पर आपको दिखाई देगा तो वहां पर्वतीय खच्चर के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, और जबकि ऊंटों का प्रयोग मरुस्थलीय कटाव संचलन के लिए किया जाता है और भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को छिकाने के लिए भी किया जाता है। तो अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रकार है और अलग अलग माध्यमों में इन सब का प्रयोग आपका किया जाता है। क्लियर है? हो गया? चलिए अब देखिए, अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा इथोपिया की इमेज आपको दिखाई देगी। इथोपिया में गाड़ी को किस तरह से वो लोग प्रयोग कर रहे हैं वाहन को खींचने के लिए। देखिए, तो ऐसी घोड़ा गाड़ी जो इथोपिया है वहां पर भी चलती है। क्लियर है? ताकि वाहनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सके। अब बात करते हैं सड़कों की। सड़कें कैसी हैं? तो अगर आप सड़कों को देख रहे हैं तो छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है क्योंकि उनके द्वारा घर घर तक वस्तुएं पहुंचाई जा सकती हैं। कच्ची माल यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं तो सभी ऋतुओं में आपका प्रभावी व प्रयोग नहीं किया जाता। वर्षा ऋतु में इन मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते।
यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा और बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्ग के साथ ऊंचा भराव, रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव प्रभावी संसाधन है, किंतु रेल मार्ग छोटे गहन के कारण विशाल विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश में व्यापार और वाणिज्यिक वृद्धि को बढ़ाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। किसी विकसित अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों में सर्वत्र पाया जाता है और तीव्रगामी संचलन के लिए मोटर मार्ग, मोटर ओवरमार्ग, जर्मन अंतरराज्यीय परिवहन सड़क के द्वारा लंबी दूरी द्वारा जोड़ा जाता है। भारी वाहन को ढोने वाली बड़े आकार की क्रय शक्तियां एक सामान्य बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सबसे बड़ा तंत्र भली भांति आपका विकसित नहीं हो पाता है। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने के सड़कों की लंबाई 150 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो अगर आप विश्व की मोटर वाहन चलाने की सड़कों की लंबाई देखोगे तो 1,50,000 किलोमीटर है, जिसमें 33% भाग उत्तरी अमेरिका का है। तो जितना भी टोटल मोटर वाहन है उसमें अकेले ही 33% अकेला हिस्सा किसका है? यूएस का है। इसका है यूएस का है। और सर्वाधिक सड़क सघनता और सर्वाधिक वाहनों का पश्चिमी प्रयोग की तुलना में इन महाद्वीपों में पाया जाता है। इस बात की ओर गौर करके संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों और विकास के प्रादेशिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और महाद्वीपीय स्तर पर समानता के साथ असमानता का वितरण पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ बड़े आसानी से आपका देखने के लिए मिलती हैं। हम इनको आपका देख पाते हैं, इनको हम देखते हैं कि सड़कों की शुरुआत कैसी हुई, आर्थिक दृष्टि से उनका लाभ क्या है, क्या सुनिश्चितता है, इन सब चीजों को हम लोग आपका देखते हैं। क्लियर है? और यही हमको देखना होता है। अब देखिए उसके बाद विकसित देशों में किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है और किस प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन पाया भी जाता है। विकासशील और विकसित देशों में सड़क की गुणवत्ता में क्या अंतर है, कैसे बाहरी रखरखाव के बीच का अंतर आपको इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई भी देगा। चलिए अब देखिए यातायात प्रवाह, जो यातायात है उसका प्रवाह कैसे है और किस प्रकार है। पिछले कुछ वर्षों में सड़क पर यातायात की नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र का जरूरतों के अनुरूप विकसित ना हो पाना, सड़कों की अनुकूलता बढ़ जाती है। सड़कों पर दीर्घकालीन अनुकूलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष यानी के उच्च बिंदु, गर्त यानी के निम्न बिंदु सड़क पर दिनों में विशेष समय देखे जा सकते हैं। काम के समय से पहले और बाद में विश्व में अधिकांश नगर सड़कों पर पाए जाने वाली ये यातायात सकुशलता की समस्या का सामना करना पड़ा है। कैसे है? जो सकुशलता है उसकी समस्या का जो सामना है वो हमें करना पड़ा। क्लियर है? बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार कि नगर परिवहन सुविधा, उच्चतर पार्किंग शुल्क, शीघ्र सामूहिक संचरण, सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार, परिवहन द्रुत मार्ग, यानी कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। आगे देखिए महामार्ग यानी कि जिनको हम बड़े हाईवेज कहते हैं। महामार्ग दूसरे स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं। कैसे हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान को जोड़ने वाली पक्की सड़कें, बड़ी, चौड़ी और पक्की सड़कें। इनका निर्माण इस प्रकार किया जाता है अबाधित यानी कि बिना किसी बाधा के रूप में यातायात का आवागमन हो सके। यातायात को अबाधित रूप से प्रभावित करने के लिए अलग अलग लेन हैं, पुलों, फ्लाईओवरों और दोहरे परिवहन युक्त
80 मीटर चौड़ी सड़कें। तो ध्यान दीजिए, अलग अलग लेन है, इसमें पुल पाए जाते हैं, कुछ फ्लाईओवर हैं, कुछ मार्गों जोड़ने वाले, और कैसे हैं 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। तो विकसित देशों के प्रत्येक नगर और नगर पतन यानी कि जो पोर्ट सिटी है महामार्गों को आपस में जोड़ते हैं। तो कैसी हैं ये? महामार्गों को आपस में जोड़ती है। अभी नीचे इसकी इमेज है, आप देखिए, ऐसी आपने रोडों को देखा होगा कि लाइट जलती रहती है रोड पर, रोड साइड पर। क्लियर है? ये सारे चीज आपको दिखाई देंगी इसमें। देख लिया? चलिए अब आगे बढ़े, और आगे बढ़ के हम देखते हैं महामार्ग से। देख लीजिए, भारत का धर्मावोन यूनि राष्ट्रीय मार्ग है। अमेरिका में महामार्गों का उच्च घनत्व है, जो कि लगभग 0.65 किमी प्रति वर्ग है। प्रत्येक स्थान से महामार्ग से 20 किमी दूरी पर स्थित है। किसी भी स्थान पर चल जाओ, नेशनल हाईवे वहां से केवल 20 किलोमीटर तक ही मिल जाए। पश्चिमी प्रशांत महासागर या तट पर स्थित पूर्वी अटलांटिक महासागर तट पर स्थित नगरों में भारी भांति जुड़े हुए हैं। इस प्रकार उत्तर में कनाडा और नगर, दक्षिण में मैक्सिको को नगर जोड़ते हैं। उत्तर में कहाँ जोड़ते हैं? नॉर्थ और कनाडा में, और दक्षिण में मैक्सिको को जोड़ते हैं। ट्रांस कनेडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान के पूर्वी तट पर स्थित है। न्यू फॉकलैंड प्रदेश में आपका सेंट जॉन नगर को जोड़ता है, और अलास्का राजमार्ग और एम्सन को अलास्का के एंजिका से जोड़ता है। कि क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और टाई अप भी करते हैं। क्लियर है? और यहाँ आपको दिखाई भी देगा कि जुड़े हुए हैं कैसे, और कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, ये आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और निर्माधीन पांच अमेरिकी महामार्ग, इसमें अधिकांश भाग निर्माण किया जा चुका है, के द्वारा दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा आपस में जुड़े हुए हैं। यूरोप में वाहनों का विशाल संख्या तथा महामार्गों का सुविकसित जाल है, परंतु महामार्गों को रेलवे लाइन, जलमार्ग के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। रूस के यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्ग में अत्यधिक सघन जाल विकसित हुआ है, जिसकी धुरी मॉस्को है। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्तोक महामार्ग में स्थित प्रदेश की सेवा करता है, और अत्यधिक भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस और महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने रेल मार्ग हैं। कैसे हैं? ये इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कि आपके रेल मार्ग है। ठीक है? कितने हैं? जितने कि ये रेल मार्ग नहीं। तो सब एक दूसरे के साथ कॉरिलेटेड हैं, सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। किस प्रकार से हैं, ये आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख जाता है। चलिए देख लिया। अब हम बात करते हैं रेल मार्ग, सीमावर्ती सड़कों की। ये देखिए, तो हाँ, चीन में महामार्ग सड़क को जोड़ते हुए किस क्रॉस करते हैं? उदाहरण के लिए सोम्पो यानी कि वियतनाम के संघाई क्षेत्र में ग्वाजो और ब्राजील के ऊपर परंपरा जोड़ते हैं, जहां नवीन महामार्ग तिब्बती क्षेत्र के लिहासा को जोड़ते हैं। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। कैसा है? प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। राष्ट्रीय महामार्ग जो संख्या 7 पर वाराणसी के कन्याकुमारी को जोड़ता है, और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। और निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दुमतुर्ग योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई और कोलकाता और हैदराबाद को आपस में जोड़ता है। कैसा है? इन सभी को आपस में ये जोड़ता है। ठीक है? नहीं? अफ्रीका में एक महामार्ग महत्वपूर्ण स्थित है जो अल्जर्स को गुयाना के कॉर्ती से आपका जोड़ता है। इस प्रकार कैरो को केपटाउन को भी एक दूसरे से जोड़ता है।
क्या करता है वो? एक दूसरे के साथ जोड़ता है। सीमावर्ती सड़कें, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कों को सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनके साथ जो आपके सड़कें बनाई जाती हैं, हम उनको अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहें। ये सड़कें सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को नगर जोड़ने, प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं और उनकी भूमिका निभाती हैं और गांव और सैन्य विशिष्ट सेवा तक पहुंचाने की चीजों का प्रयोग करती हैं। क्लियर है? थोड़ा सा एक बार पढ़ के आइए सीमावर्ती के, तब और अच्छा क्लियर होगा। अभी हमने ट्रांसपोर्टेशन के इन सब के बारे में पढ़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।